खुली बात है, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला टॉपिक जो मेरा रिलेशनशिप्स के ऊपर से। सर अब इतने दिनों से साथ में हैं तो पहले बहुत अटैचमेंट फील होता था, पर जब से आपके साथ जुड़े हैं तो कुछ दिनों से मतलब लगता है कि अगर ये पार्ट ना भी रहे तो चल जाएगा काम। तो अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। पर ये भी मेरा थिंकिंग ही था फिलहाल। जब ये एक्चुअली में कभी भी होने वाला होता है तो भयानक डर होता है, भयानक। तो एट लास्ट पता यही चलता है कि अटैचमेंट अभी भी है बहुत ज़्यादा। तो और दूसरा बात यह है कि हर हर हफ्ते में कम से कम एक बार ना एक बार ऐसा लड़ाई होता है कि लगता है कि आज ही ख़त्म होने वाला है, और फिर ये कंटिन्यू होता है, फिर कंटिन्यू होता है। और जितनी बार लड़ाई होता है उतनी बार जो प्यार वाली बात होती है वो ख़त्म होते जाती है। और इस बात से मतलब मैं एकदम फेड अप आ गया हूँ। इससे समझ में नहीं आता क्या करना क्या चाहिए मुझे। लड़ाई होती है, हर हफ्ते ही लड़ाई हो जाती है, और जब भी लड़ाई होती है तो लगता है कि बस इस बार तो इतनी ज़ोर की हुई है कि सब खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल। पर कुछ है जो बांधे रखता है, खत्म भी नहीं होता, चलता रहता है चलता रहता है, आगे फिर लड़ाई होती है। यही चक्र है। हाँ। तो क्यों होती है लड़ाई? हर बार लास्ट में पता यही चलता है कि उसने कुछ गलत समझा या फिर मैंने कुछ गलत समझा, और कुछ नहीं। उसने गलत क्यों समझा या तुमने गलत क्यों समझा? मेरे साथ जब भी एक दो बार मैं पकड़ पाया हूँ, ऐसा है कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से मेरा गलत हो जाता है। तो ये जो तुम गलत समझते हो, ध्यान से बताना, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ही गलत समझ लेते हो या और परिस्थितियों में और लोगों को भी गलत समझ लेते हो? होता है, कई बार होता है। औरों को भी? हाँ। ठीक है। इसी तरह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो सिर्फ तुम्हें ही गलत समझ लेती है, तुम्हारी ही बातों को या कामों को लेकर के शक में और भ्रम में आ जाती है, या वो और परिस्थितियों में और लोगों को लेकर भी भ्रमित ही रहती है? इसका ज़्यादा तो पता नहीं है मेरे को, क्योंकि अब कन्वर्सेशन बहुत कम हो गया है मेरा। सिर्फ पहले जब था हाँ और ज़्यादा था, और ज़िंदगी एक दूसरे से बांटते थे और एक दूसरे को अपनी बातें बताते थे, तब तुमने क्या देखा था? जीवन में अन्यथा दूसरी जगहों पर उसको बहुत स्पष्टता है, क्लैरिटी है, जो जैसा होता है बिल्कुल साफ साफ भाप जाती है, पकड़ लेती है। कुछ हद तक जब मैं नहीं था आपके साथ तो मुझे लगता था कि बहुत इंटेलिजेंट है और हर चीज़ों को सही सही पाती है, पर अब मेरे को नहीं लगता वो चीज़, थोड़ा मतलब। तो अब क्या लगता है? अब लगता है कि उसने मुझे कुछ ऊपर किया और मैं ऐसा आ गया कि फिर वही मतलब। तो वो भी भ्रम में हाँ फंसी रहती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं बस, उसके बाद नहीं। जैसे कह रहे हो ना कि जब भ्रमित रहते हो तो सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर के ही नहीं रहते, एक गर्लफ्रेंड को, एक लड़की को ही लेकर के नहीं रहते, बहुत सारी दूसरी चीज़ों को लेकर भी भ्रमित रहते हो। कुछ बातें पूछूंगा, उनका जवाब देना। जीवन में क्या कर रहे हो ये साफ साफ पता है, और क्या करना है इसको भी लेकर के स्पष्टता है? दो है फंसे हुए, दो में फंसा हूँ। फंसे हुए हो, दो में फंसे हुए हो। जब चुनाव करने होते हैं, फैसले करने होते हैं, तो क्या तुरंत कर लेते हो या अक्सर ये पाते हो कि सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है, निर्णय जल्दी से नहीं हो पा रहा? कई बार तो खटाक से हो जाता है, पर कुछ देर बाद फिर दिमाग काम करना चालू करता है, फिर वो चेंज हो जाता है। तो जब त्वरित रूप से हो भी जाता है तो
आगे फिर बुद्धि पलटने लगती है। हम्म, इसका मतलब ये है कि हम एक दो मौकों पर या एक दो लोगों को ही लेकर के असमंजस में और भ्रम में नहीं रहते। हम अगर गलत समझ रहे हैं तो जितना गलत हम अपने करीबी लोगों को समझते हैं, दोस्तों को, यारों को, प्रेमिका को, गर्लफ्रेंड को, उतना ही गलत हम और चीज़ों को भी समझ लेते हैं। मैं नहीं जान पाता कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या है, कैसी है, ठीक ठीक नहीं समझ पाता। इसी तरीके से मैं ये भी तो नहीं समझ पाता ना कि ज़िंदगी क्या है, कौन है और कैसी है। मैं ये नहीं जान पाता कि इसके साथ बनेगी कि नहीं बनेगी, इसके साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। इसी तरीके से मैं ये भी तो नहीं जान पाता ना कि रोटी कमाने के लिए और जीवन बनाने के लिए, आजीविका के लिए, करियर के लिए क्या करना चाहिए। तो दो लोग हैं जो दोनों एक दूसरे को लेकर के संशय में रहते हैं। दोनों एक दूसरे को साफ साफ देख नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारे शब्दों में कहें तो समझ नहीं पा रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग मात्र इस आपसी रिश्ते में ही तो नहीं है ना, चारों तरफ है ना। ऐसे समझ लो कि तुम खड़े हो और तुम्हारी आंखें साफ साफ नहीं देख पाती, और तुम्हारे सामने कोई दोस्त खड़ा है तुम्हारा, उसकी आंखें भी साफ साफ नहीं देख पाती, और दोनों एक दूसरे को कह रहे हो कि तू मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा और तू मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि देख एक दूसरे की ओर ही रहे हो, चूंकि एक दूसरे से मोहित हो, बंधे हुए हो, तो ऐसा लग सकता है कि हम एक दूसरे को साफ साफ नहीं देख पा रहे, कि जैसे साफ न देख पाना, नजर का धुंधला हो जाना सिर्फ इस स्थिति में हो रहा है और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में हो रहा है। ऐसा लग सकता है ना, सही लगता है। क्योंकि तुम उसी एक व्यक्ति को देख रहे हो तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम्हें कौन धुंधला दिख रहा है, सामने वाला। लेकिन तथ्य ये है कि तुम जिधर देखोगे उधर ही तुम्हें क्या दिखाई देगा, धुंधला। और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी जिधर को देखेगा, मात्र तुम्हें ही नहीं, वो जिधर को भी देखेगा उसे कैसा दिखाई देगा, उसको भी जिधर देखेगा उधर ही धुंधला दिखाई देगा। तो क्या बात इस रिश्ते की है, क्या समस्या इस रिश्ते में है? नहीं, बिल्कुल। पर देखो, तुमने भी शुरू करते ही कहा कि सबसे पहली बात रिलेशनशिप्स। तुमने ऐसे कहा जैसे कि इस रिश्ते में कोई बीमारी लग गई हो, जैसे इस रिश्ते में कोई खोट हो, जैसे इस रिश्ते को सुधार की आवश्यकता हो। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्या वो गड़बड़ इस रिश्ते में है? ये जो विशेष रिश्ता है किसी एक इंसान के साथ, क्या गड़बड़ यहाँ पर है? कहाँ पर है? दोनों में, दोनों के मन में गड़बड़, आंखों में गड़बड़। आंखें दोनों की धुंधली हैं, दोनों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं साफ दिखाई देता। यही नहीं कि उन्हें एक इंसान नहीं साफ दिखाई दे रहा, उन्हें तो कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये इंसान हट जाए, इसके कोई और इंसान आ जाए, उन्हें फिर वही धुंधला दिखे, वो भी साफ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए अक्सर होता है कि तुम एक गर्लफ्रेंड से ऊब जाते हो, जिंदगी में दूसरी आ जाती है, पहली के साथ तनाव था, दूसरी के साथ और तनाव रहता है। हमें लगता है कि गर्लफ्रेंड बदलने से समस्या हट जाएगी। समस्या अपनी जगह रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समस्या नहीं बदलती। तो मूल समस्या क्या है? धुंधलापन, आंखों का धुंधला आ जाना, ज्योति का मध्यम हो जाना, नजर पर जाला पड़ जाना। अच्छा, तो अब हम गर्लफ्रेंड की बात करें या आंख की बात करें? आंख की बात करें, क्योंकि रिश्ता तुम्हारा कैसा है ये तो सीधे सीधे इस पे निर्भर करता है ना कि तुम कैसे हो। जैसे तुम होगे, तुम्हारे सारे रिश्तों की गुणवत्ता वैसे ही रहेगी, बिल्कुल वैसी ही होगी। जैसे तुम होगे, तुम्हारे सारे रिश्तों की गुणवत्ता बिल्कुल वैसी ही होगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ। कम से कम तुम्हारे संदर्भ में। हाँ। मैं जैसा हूं,
वो गुण, वो रस, वो बात मेरे इस कंप्यूटर से रिश्ते में भी दिखाई देगी, मेरे इस मेज से रिश्ते में भी दिखाई देगी, मेरे इस व्यक्ति से रिश्ते में दिखाई देगी, मेरे उस व्यक्ति से रिश्ते में भी दिखाई देगी, मेरी नदी से रिश्ते में दिखाई देगी, मेरी किताब से रिश्ते में दिखाई देगी, मेरी चिड़िया से रिश्ते में दिखाई देगी। मैं जिससे भी रिश्ता बनाऊंगा वो रिश्ता मूलतः होगा किसका? मेरा। मेरा ही होगा ना। रिश्ता किसका है? मेरा है। अगर मैं हिंसक हूं तो मेरा चिड़िया से रिश्ता कैसा होगा? हिंसक ही होगा। हिंसा का। और अगर मैं हिंसक हूं तो मेरा मेरे बच्चे से रिश्ता कैसा होगा? उससे भी हिंसा का। तो अब अगर मैं अपने बच्चे से हिंसा कर रहा हूं तो इसमें क्या मेरे और बच्चे के बीच के रिश्ते की जांच होनी चाहिए? नहीं। भाई उस रिश्ते में कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि मैं तो जिससे ही जुड़ता हूं उसी से हिंसा करता हूं। मैं एक दीवार के साथ भी खड़ा हो जाऊं तो उसे भी कूचने कुरेदने लग जाऊंगा, कुछ ना कुछ मैं उससे भी हिंसा का रिश्ता बना लूंगा। तुम देखते होगे लोगों को, वो जो प्राचीन भवन वगैरह होते हैं, उनके पास जाते हैं, वो क्या कर देते हैं उसकी दीवारों पर? खरीद के नाम लिख देते। पुराने किलों में जाओ, पुराने खंडहरों में जाओ, लोग दीवारों के साथ भी क्या कर रहे हैं? उसके साथ भी हिंसा। उन्हें खुरेच रहे हैं, उन्हें कुरेद रहे हैं, उन्हें नोच रहे हैं। कर हो सकता है वो प्रेम के नाम पे रहे हो सकता है वहां लिख रहे हो कि रमेश लव्स प्रिया, पर कर तो हिंसा ही रहे हैं ना। अब जो इंसान पत्थर के साथ हिंसा कर रहा है, जाहिर सी बात है कि वो प्रिया के साथ तो हिंसा करेगा ही, भले ही वहां पे नाम वो प्रिया का लिख रहा हो, लेकिन थोड़ी देर में प्रिया के साथ भी करना झगड़ा ही वाला है। बात समझ में आ रही है? हिंसक मन, चाहे पत्थर हो चाहे प्रिया हो, दोनों को हिंसा ही करे, खुरचेगा ही, दोनों का खून ही निकालेगा। जो इंसान जानवरों को मार मार के खाता हो, वो क्या वास्तव में अपने दोस्त के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति करुणा से भरा हुआ हो सकता है? ना। ऊपर से ऐसा लग सकता है कि हाँ इसका बड़ा प्यार है अपने परिवार से, अपने समाज से, लेकिन जो आदमी पक्षियों को और जानवरों को काट सकता हो, निर्ममता से चबा सकता हो, संभव नहीं है कि वो शेष दुनिया के प्रति संवेदना से भरा हुआ होगा। तो किन्हीं भी दो लोगों को अगर अपने संबंध में समस्या आ रही हो, रिश्ते में तनाव होता हो, तो उस तनाव को हटाने का, उस रिश्ते को सुधारने का एकमात्र तरीका क्या है? खुद को सुधार। खुद को सुधारेंगे तब आप सुधर जाइए, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। और अगर आप सुधर जाएंगे तो आपका सिर्फ एक ही रिश्ता ठीक नहीं होगा, सारे रिश्ते एक साथ ठीक हो जाएंगे। इसी को कहा गया है एक साधे सब सधे। एक को साध लो सब सज जाता है। एक माने क्या? स्वयं को। उसी स्वयं को आत्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं। उसको साध लो सब सज जाएगा। तुमने स्वयं को जान लिया, तुम स्वयं के साक्षी हो गए, तुम सत्य के आगे समर्पित हो गए, तुम्हारे घर के चौकीदार से भी रिश्ता बेहतर हो जाएगा, प्रेमी से भी रिश्ता सुमधुर हो जाएगा, पड़ोसी से भी रिश्ता प्यारा हो जाएगा, पूरे जगत के साथ तुम्हारा संबंध सम्यक हो जाएगा, प्रेम का हो जाएगा। अगर तुम्हारा जो प्रथम संबंध है वो तुमने ठीक कर लिया, तो तुम्हारा जो प्रथम संबंध है वो अपने साथ है, उसी को कहते हैं परमात्मा के साथ संबंध, उसी को कहते हैं सत्य के साथ संबंध। समझ में आ रही है बात? होता बस ये है कि हमारे भीतर के जो विकार होते हैं वो आमतौर पर छुपे रहते हैं, लेकिन ये जो तथाकथित प्रेम के संबंध होते हैं इनमें वो उभर के सामने आ जाते हैं, क्योंकि इन संबंधों में ऊर्जा बहुत होती है। तुम पूरी दुनिया
से छुपा सकते हो कि तुम्हारे मन में ईर्ष्या है और शंका रहती है और हिंसा है। लेकिन तुम अपनी पत्नी से नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि वहां पर तुम्हारी बड़ी गहरी वृत्ति है जिसके माध्यम से संबंध बन रहा है। दुनिया से तुम्हारे रिश्ते सतही हो सकते हैं, प्रेमी से, पति से या पत्नी से तुम्हारा जो रिश्ता होता है वो ज़रा गहराई का होता है। तो वहाँ पर तुम्हारे अंतर जगत की जो सच्चाई होती है वो उभर कर सामने आ जाती है। तो हमें ऐसा लगने लग जाता है, भ्रम हो जाता है कि जैसे कि खोट इस रिश्ते में है, बाकी रिश्तों में नहीं है। क्योंकि बाकी रिश्तों में तो हमें दिखाई ही नहीं पड़ता कि हम कितने ईर्ष्यालु हैं, हम कितने शंकालु हैं, हमारे भीतर कितनी हिंसा है, हमारे भीतर कैसा कैसा उपद्रव बैठा हुआ है। बाकी रिश्तों में तो हम अपना जो चेहरा प्रदर्शित करना चाहते हैं वो कर ले जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती, खुद को भी नहीं, हमारा नकाब कामयाब हो जाता है। लेकिन यही जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बैठते हो तो वहाँ तुम्हारे सारे नकाब उतरते हैं, क्योंकि रिश्ते की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि वहाँ झूठ नहीं बोल सकते, वहाँ पर भेद खुल जाते हैं। हाँ, झूठ नहीं बोल सकते। और वहाँ जब भेद खुलते हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि जितने भी तुमने अपने चेहरे पर सभ्यता और संस्कृति के फिर नैतिक नकाब ओढ़ रखे होते हैं वो उतर जाते हैं, तुम्हारा हिंसक और पाशविक चेहरा सामने आ जाता है। तो तुम्हारी जो पाशविकता है वो सामने आती है तुम्हारी प्रेमिका के। जब उसके सामने बैठे हो तो दिख जाता है कि तुम्हारे भीतर किस किस तरह के दोष बैठे हुए हैं। तो तुमको क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि दोष रिश्ते में था, क्योंकि ये जब सामने आती है तभी तो दोष दिखता है। यही कहता हूँ। ये तो ऐसी सी बात है कि आईना आए और तुम्हें तुम्हारी शक्ल के दोष दिखा जाए तो तुम कहो कि दोष आईने में है। आईने में दोष नहीं है, दोष तुम्हारे ही भीतर था। प्रेमिका की उपस्थिति में वो दोष उभर कर सामने आ जाता है, वो आईना है। ठीक इसी तरीके से प्रेमिका के भीतर भी 1000 दोष हैं, वो दुनिया से छुपा ले जाती होगी। दुनिया के सामने तो मुखौटे पहन के चल जाता है, तुम्हारे सामने आती है तो चूंकि रिश्ता ऐसा है कि जहाँ नग्न होना ही पड़ता है तो सारे दोष फिर उभर के सामने आ जाते हैं, बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं। तो उसको भी क्या भ्रम हो जाता होगा कि कमी कुछ धीरेंद्र में है, क्योंकि ये जब सामने आता है तभी तो मैं हिंसक हो जाती हूँ। पूरी दुनिया के सामने तो मैं शांत शांत रहती हूँ, जब ये सामने आता है तो झगड़ा हो जाता है। तो उसको क्या लगता होगा कि झगड़े की वजह कौन है? धीरेंद्र। झगड़े की वजह न धीरेंद्र है, न झगड़े की वजह धीरेंद्र की गर्लफ्रेंड है। झगड़े की वजह दोनों के भीतर बैठे हुए भ्रम और विकार है। बल्कि तुम दोनों को एक दूसरे का आभारी होना चाहिए कि भाई जब तुम सामने आते हो तो हमारी पोल खुल जाती है। दुनिया के सामने तो हमारा झूठ चल जाता है, तुम्हारे सामने हमारा झूठ प्रकट हो जाता है। दोनों को एक दूसरे का एहसानमंद होना चाहिए। भ्रम भीतर बैठा है, विकार भीतर बैठा है। जब तक उसको नहीं हटाओगे तब तक कोई भी रिश्ता सुंदर, सुचारू, सहज नहीं हो पाएगा। और उसके लिए क्या करना होगा? मान लो तुम हफ्ते में 1 दिन मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने आप को साफ करने की प्रक्रिया, निर्विकार हो जाने की प्रक्रिया तुम्हें पूरे हफ्ते चलानी होगी। 7वें दिन तुम्हारा और तुम्हारी प्रेमिका के बीच में माहौल कैसा रहता है ये इस पर निर्भर करेगा कि पिछले 6 दिन तुमने कैसे गुजारे हैं। 6 दिन ईमानदारी से गुजारो, 7वें दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे और उसके मध्य जो उपद्रव होते थे वो कम हो गए। अगर 6 दिन
तुमने शांति में गुजारे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 7वें दिन शांति अचानक गायब हो जाए। क्योंकि तुम 6 दिन अशांति में गुजारते हो, इसीलिए 7वें दिन भी अशांति भवक के सामने आती है। तुम शांति से जुड़ जाओ, 7वें दिन भी शांति रहेगी, झगड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए ये देखना ही छोड़ दो कि मेरा एक कोई खास विशेष रिश्ता कैसा है। तुम्हें पूरा देखना होगा कि मेरा पूरा जीवन कैसा है। जैसा तुम्हारा जीवन होगा वैसे ही तुम्हारे सब रिश्ते होंगे। कोई एक रिश्ता ठीक करना है तो पूरी जिंदगी ठीक कर लो। सर कमी कहाँ रहती है? क्योंकि हम बुक्स भी पढ़ते हैं, आपके साथ भी होते हैं, वीडियोस भी देखता हूँ मैं, पर कमी कहाँ हो रही फिर? बेटा कोई भी चीज़ ठीक तब होती है जब सामने आती है। अगर तुम पूछ रहे हो कि कमी कहाँ रह जा रही है, तो तुम यही बता रहे हो कि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि दोष कहाँ है। इसका मतलब सामने नहीं आ रहे। जब सामने ही नहीं आ रहे तो उनका कोई निदान और समाधान भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले जो अभी तुम्हारे लिए कर्तव्य है वो ये है कि अपने आप को ऐसे माहौल दो जहाँ तुम्हारे दोष उभर के सामने आए, जहाँ कोई ऐसा हो जो खोद खोद करके तुम्हारे दोष निकाले। तो अपने आप को ऐसा माहौल दो जो तुम्हारे रोज़ के ढर्रों से हट कर हो, ताकि तुम अपने सुरक्षा कवचों के पीछे छुपे न रह पाओ। जैसी तुम्हारी दिनचर्या चल रही है, उस दिनचर्या में तो तुम्हें पता ही नहीं लगता ना कि गड़बड़ कहाँ पर है। तो अगर वही दिनचर्या चलाते रहोगे तो आगे भी पता नहीं चलेगा कि गड़बड़ कहाँ पर है। वो बदलनी पड़ेगी, अपने आप को नए माहौल देने पड़ेंगे। जब अपने आप को नए माहौल देते हो ना, तो अपनी जीवन के तथ्य सामने आते हैं। अन्यथा तो इंसान बंद कमरे में बैठे बैठे अपने बारे में मात्र कल्पना ही करता रहता है और सोचता रहता है मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जब आदमी सड़क पर आता है तब उसे पता चलता है कि मैं वास्तव में कैसा हूँ। तो अपने आप को सड़क पर आने दो, अपने आप को नई परिस्थितियों में आने दो। वो तुम्हारे विकार, तुम्हारे दोष, तुम्हारे भ्रमों को प्रकाशित कर देंगे, सामने आ जाएगी बात। अभी तो तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम्हारे मन का माहौल कैसा। अभी तो तुम जान भी नहीं पा रहे हो तुम किन ढर्रों में फंसे हुए हो। तभी तो तुमने बड़ी मासूमियत से सवाल किया कि चूक कहाँ हो जा रही है, गड़बड़ कहाँ हो जा रही है। उसको तभी जान पाओगे जब उस माहौल से ज़्यादा बाहर निकलो जिस माहौल में तुम अभी अटके हुए हो, फंसे हुए हो। अपने आप को नए लोगों की संगति में डालना होगा, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों की जो बेबाकी से, ईमानदारी से तुम्हें बता सकें कि तुम कौन हो, जो आईने की तरह तुम्हारे सामने खड़े हो सकें। इसी तरीके से अपने आप को नई परिस्थितियों में डालना होगा। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ तुम्हारे पुराने ढर्रे तुम्हारे काम ना आ सके। समझ रहे हो? खड़ा कर दो अपने आप को खतरों के बीच में। खड़ा कर दो अपने आप को ऐसी जगहों पर जहाँ तुम्हारे अहंकार को चोट लगती हो। जितना अपने आप को ऐसी जगहों पर खड़ा करोगे उतना ज़्यादा अपने आप को जानते जाओगे। जितना अपने आप को जानते जाओगे उतना तुम्हारी चिकित्सा होती जाएगी। बात बहुत सीधी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं सिर्फ बचता हूँ ऐसी चीज़ों से। बचते हो इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि बीमारियां कहाँ पर हैं। अपने ढर्रों को तोड़ना पड़ेगा, नई दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। जो पहनते हो उससे हट के कुछ पहनना पड़ेगा। जिन जगहों पर पाए जाते हो उनसे हट कर किन्हीं जगहों पर पाए जाना पड़ेगा। जो करते हो उससे हट के कुछ करना पड़ेगा। खास तौर पे वो काम करने पड़ेंगे जिनसे डर लगता हो, क्योंकि डर बताता ही यही है कि अहंकार छिप रहा है। डर बताता ही यही है कि अहंकार को चोट का खतरा है, और हमें तो चोट अहंकार को ही देनी है, क्योंकि अहंकार माने विकार। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलो, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीके के अनुभव इकट्ठा करो। जितना अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में डालोगे उतना तुम्हारे अपने बारे में भ्रम उजागर होंगे और फिर टूटेंगे। होता क्या है ना, हम घर में बैठे रहते हैं,
और घर में बैठे बैठे हम अपने बारे में एक बड़ी अनुकूल छवि बना लेते हैं। हम ऐसी छवि बना लेते हैं जो हमें लगता है सच ही होगी। वो कितनी सच है वो पता तो तब लगे ना जब रोड में निकले, जब सड़क पे निकलो। हम्म, कैसे कहते हैं ना, आटे दाल का भाव मालूम होना। बाहर निकलो तो पता चलेगा। दूसरा मेरा एक डर है, जो अब कहते हैं फ्यूचर के बारे में सोचना कोई मतलब का बात तो है नहीं, फिर भी डर है मेरे अंदर, मैं निकालना चाह रहा हूँ कि दो हैं हम अब, एक या तो पैफ है या तो गर्लफ्रेंड है। अगर मैं शादी वादी के रास्ते पे निकल रहा हूँ तो फिर मैं इस चीज़ से छूटूंगा और इसका बहुत डर है। और इधर निकल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो आने नहीं वाली, तो दोनों में डर है भयानक वाला। वैसे मैं दोनों में जब तुम दिन अपना बिताते हो, तुम्हें जो जो लगता है वो तुम करते हो, तो क्या सोच सोच के करते हो? जैसे भूख लगती है, खाना खाया, तो क्या सोच के खाते हो कि अब मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? क्या भूख लगी तो खा लिया। खाना खाते हो? हम्म, तो चाहे पैफ में जाना हो, चाहे गर्लफ्रेंड के पास जाना हो, चाहे अपने किसी दूसरे इंटरेस्ट को परस्यू करना हो, हम्म, तीनों बातें फिर एक जैसी नहीं हो गई? हम्म, खाली पुलाव पका रहे हैं अभी, मतलब तीनों में एक क्या कॉमन लिंक दिख रहा है? तीनों के बारे में बस सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। तीनों के बारे में सोच रहे हो? हम्म, क्योंकि अगर सोचे नहीं तो जो इसको कहते हैं कि प्रेम, सच में प्रेम है, लव है किसी चीज़ के साथ, तो तुम्हें कोई रोकेगा भी पैफ में जाने से तो तुम रुक नहीं पाओगे। रुकना तो है नहीं, पक्का है वो। गर्लफ्रेंड से भी हाँ। तुम्हारी लड़ाइयाँ इतनी होती हैं, तुम्हें कोई हटाए भी, तुम खुद भी हटना चाहो तो होता नहीं है। होता नहीं है। हाँ, तो कहीं पे देख रहे हो कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे एक कॉमन चीज़ बैठी हुई है जो सारे चीज़ों में एक जैसा ही बिहेव करवा रही है। हम्म, अभी लगा ऐसा, अभी लगा ऐसा। मेरा जो प्यार जानेगा वो काम से भी प्यार करेगा। वो किसी व्यक्ति से, किसी लड़की से भी प्यार जानेगा, वो दुनिया से भी प्यार जानेगा ना। इनमें आपस में विरोध थोड़ी ही है, अलग अलग है ही नहीं। अलग अलग है ही नहीं। जो सही निर्णय करेगा वो काम और नौकरी के संबंध में भी सही निर्णय करेगा, वो व्यक्तिगत जीवन, शादी ब्याह वगैरह के संदर्भ में भी सही निर्णय करेगा। जो गलत निर्णय करता है उसके साथ तो संभावना यही रहेगी कि वो एक के बाद एक गलत निर्णय करता ही जाएगा हर क्षेत्र में। तो तुम सही रहो, और तुम्हारे सही होने के फलस्वरूप जो तुम्हारे जीवन से निकलेगा, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटेगा, वो सब सही ही होगा। तुम पैफ फाउंडेशन की बात कर रहे हो, अगर उससे जुड़ना तुम्हें सही करता है, तुम्हें स्वस्थ करता है, तुम्हें शांत करता है, तो उसके बाद तुम जिससे भी रिश्ता जोड़ोगे उस रिश्ते में शांति होगी, स्वास्थ्य होगा, वो एक सही रिश्ता होगा। बात समझ रहे हो? हाँ। कोई विरोध इसमें थोड़ी है कि अगर तुम काम एक तरह का चुन रहे हो तो तुमको अपने जीवन से प्रेम हटाना पड़ेगा ना। सही काम अगर तुमने जुड़ा है, अगर सही काम खोजा है तुमने, तो वो सही काम तुम्हें मदद करेगा बहुत सारे सही रिश्ते बनाने में। उस काम के फलस्वरूप ही तुम्हारे जीवन में बहुत सारे सुंदर रिश्ते आ जाने हैं, अगर काम तुमने सही चुना है। ये सब अलग अलग खंड थोड़ी होते हैं। जीवन तो एक पूर्णता है ना। काम, घर, व्यापार, रुचियाँ, रिश्ते, ये सब अलग अलग नहीं होते।
ये सब एक होते हैं। कुछ भी ऐसा पकड़ो जो तुमको ईमानदारी की ओर ले जाए, शांति की ओर ले जाए, स्वास्थ्य की ओर ले जाए, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होना है। तुम एक बात बताओ, कोई होशियार आदमी अगर चुनेगा अपना जीवन साथी तो सही ही चुनेगा ना। बिल्कुल। एक व्यक्ति जिसका मन केंद्रित है, जो सच्चाई देख सकता है, जिसका चित्त बहकता नहीं, अगर वो अपने लिए किसी स्त्री या पुरुष का चुनाव करता है तो वो चुनाव कैसा करेगा? सही तो करेगा। तो जो चुनाव करने वाला है अगर वो सही है तो आगे के सारे चुनाव सही करेगा। तो अपने आप को उन लोगों के संपर्क में रखो जो तुम्हारे मन को सही होने में मदद करते हो। उन्होंने अगर तुम्हारे मन को मदद दे दी कि वो सही हो जाए तो उन्होंने तुम्हारे पूरे जीवन को मदद दे दी, क्योंकि पूरा जीवन चलना किसके आधार पर है? अपने मन पे, मन के आधार पर ही चलना है। फाउंडेशन की बात कर रहे हो तुम। फाउंडेशन अगर तुम्हारे मन को स्वच्छता देने में, शांति देने में, केंद्रीयता देने में मदद करती है तो फिर फाउंडेशन समझ लो कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर निर्णय में मदद दे रही है। बात समझ रहे हो? सत्य किसी के लिए बुरा नहीं होता, ईमानदारी किसी के लिए बुरी नहीं हो सकती। जो सही है उसका अंजाम कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक। आप अगर कृष्ण हो तो आपको फिर प्रेम की कोई कमी रह जानी है? आप स्वयं प्रेम जान गए, अब दुनिया भी आप पे प्रेम लुटाएगी, न्यौछावर हो जाएगी, हजारों गोपियां आप पे मरेंगी, क्योंकि आप प्रेम जान गए हो, आप प्रेम पूर्ण हो गए हो। तो कृष्ण होने से कभी डरना मत। कोई बाध्यता नहीं आ जाती कि अब कृष्ण बन गए हो तो 15-20 गोपियां होनी ही चाहिए। बुद्ध भी थे, उन्होंने स्त्रियों से कोई विशेष संसर्ग नहीं रखा। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर बुद्धत्व है, अगर कृष्णत्व है, तो उसके बाद अब तुम्हारा जो भी संबंध बनेगा जिस भी व्यक्ति से, जिस भी लिंग से, जिस भी आयु वर्ग से, वो अब सुंदर ही बनना है। आमतौर पे तुम देखो संसार की ओर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि लोग कैसे ऐसे लोगों के साथ फंसे हुए हैं जिनके साथ उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। फंसते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा। और फंस गए हैं, बाहर भी नहीं आ सकते। पर यही तो वो लोग भी हैं ना जो गलत नौकरियों में भी फंसे हुए हैं, गलत घरों में भी फंसे हुए हैं, गलत वाहनों के साथ भी फंसे हुए हैं, गलत पड़ोसियों के साथ भी फंसे हुए हैं, गलत विचारों के साथ भी फंसे हुए हैं, और अगर मुकम्मल तौर पे कहूँ तो एक गलत जीवन में ही फंसे हुए हैं। जो आदमी गलत फंसेगा वो सर्वथा गलत फंसेगा, और जिसने फंसने से मुक्ति जान ली वो कहीं नहीं फंसने वाला। ठीक। तो तुम तो ये जान लो कि मुक्ति क्या होती है, उसके बाद तुम्हारे सारे रिश्ते मुक्ति के ही रिश्ते होंगे। जो भी जगह, जो भी लोग, जो भी प्रभाव तुमको मुक्ति की ओर ले जाते हैं, उनके साथ चलना सदा, उनसे दूर कभी मत हो जाना। वो जो भी कीमत मांगते हो अदा कर देना। सच्चाई के साथ चलने के लिए जो भी कीमत लगती हो दे देना, क्योंकि अगर नहीं चलोगे तो और ज्यादा बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। और चलने पर प्रतीत ऐसा होता है कि बड़ी कीमत दे रहे हैं, लेकिन जो फल मिलता है वो तुम्हारी दी हुई कीमत से अनंत गुना बड़ा होता है। तो कभी घबराना मत। कैलकुलेटिव माइंड बढ़ जाता है फिर। हाँ, दिक्कत ये है कि जो कैलकुलेटिव माइंड होता है वो कभी भी ठीक ठीक ये तो नहीं कैलकुलेट कर सकता ना फल क्या आएगा, कि फल से लाभ कितना मिलेगा।
क्योंकि जिसे लाभ होना है वो है ही नहीं जो कैलकुलेशन कर रहा है। नहीं समझे? जिसे लाभ होना कोई और है ना। सच के राह पर चलोगे तो तुम तो कुछ और ही हो जाने हो। जब कुछ और हो जाने हो तो अभी जो तुम हो वो लाभ की गणना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे हमारी जो गणनाएं होती हैं वो काम आती नहीं। और को यही थे बस। जब हम ये कह रहे थे कि एक साधे सब सदे, अगर मन ही शांति में आ गया है तो उससे फिर किसी के साथ जो भी संबंध हो, कुछ भी काम हो, वो सब शांतिपूर्वक ही होगा। अब जैसे इस स्थिति में जहाँ पे रिलेशनशिप में दो का इन्वॉल्वमेंट है, धीरेन्द्र और धीरेन्द्र के बिलवेड, दोनों का जहाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें अगर धीरेन्द्र प्रयास कर रहा है शांति में होने का और उसमें लगा हुआ है, और फिर ये धीरेन्द्र के तरफ से देखें तो लगेगा कि जब आप शांति में हो तो आपका सब शांति में चल रहा है। फिर लेकिन जो साथ में जो दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है, तो अगर वो प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो इस दिशा की तरफ नहीं है, तो क्या तब भी चीज़ें शांतिपूर्वक धीरेन्द्र के लिए बनी रहेंगी? हाँ, बनी रहेंगी, क्योंकि शांति अपने आप में कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं होती है। समझिएगा, धीरेन्द्र अगर शांत होता जा रहा है तो धीरेन्द्र के मन का भीतर का पूरा माहौल बदलता जाएगा। धीरेन्द्र के बाहर वाले भी जो रिश्ते हैं वो बदलते जाएंगे, और धीरेन्द्र बाहर की घटनाओं को, बाहर के लोगों को कैसे देख रहा है वो भी बदलता जाएगा। शांति के साथ साथ करुणा आती है, शांति के साथ साथ समझ आती है। धीरेन्द्र साफ साफ देख पाएगा कि सामने वाला अगर उपद्रवी है तो क्यों है, और धीरेन्द्र फिर ये भी देख पाएगा कि उपद्रव के लिए एक तरफा दोषारोपण करना बड़ी भूल है। तो उपद्रव का आधा कारण तो यूं ही निकल गया। साफ दिखेगा उसको कि ठीक वैसे जैसे शांति मुझे प्यारी है, शांति प्यारी तो उसको भी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई जानबूझ करके उत्पात मचाता हो। अब जो बातचीत का तरीका है, अब जो पूरे संबंध की शैली है, जो पूरे संबंध का माहौल है, वही बदल जाना है। और याद रखिएगा कि आपको सामने वाले का व्यवहार नहीं चोट पहुंचाता, आपको आपका अहंकार चोट पहुंचाता है। आप खुले आकाश में भूसा नहीं मार सकते। आपको अगर भूसा मारना है तो सामने कोई दीवार होनी चाहिए जिससे चोट लगे। आपके सामने कुछ ऐसा आ गया जैसे चोट अब कम लगती है, लग ही नहीं सकती, तो आप अब उसे घायल नहीं कर सकते। ये जैसे जैसे शांत होता जाएगा वैसे वैसे इसे चोट लगनी कम होती जाएगी, पहली बात। दूसरा, ये भी समझता जाएगा कि सामने वाला अगर चोट मारने की कोशिश कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसे दिखेगा। शांत आंखों से स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। पहला, इसे चोट लगनी कम हो गई है तो इसके भीतर से हिंसा का जो प्रतिसाद आता था, जो हिंसा इसके भीतर से पलट के वार करना चाहती थी, वो अब उतनी तीव्रता से उठती नहीं है।
दूसरी बात, करुणा उठने लगी है, क्योंकि इसको दिख रहा है कि अगर सामने वाला हिंसक हो रहा है तो अपनी ही जिंदगी नष्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं, दो बातें हो रही हैं। पहला, इसके भीतर से बदला लेने की भावना, पलटवार करने की भावना, प्रतिकार की भावना कम होती जा रही है और समझ और करुणा बढ़ती जा रही है। जो आपके सामने व्यक्ति बैठा है उस पर इन बातों का असर होता ही होता है। इसीलिए तो संतों के आसपास हिंसा पाई नहीं जाती। करुणा और प्रतिकार से मुक्ति, ये संतत्व के लक्षण है। महावीर के बारे में कहा जाता था कि वो चल रहे होते थे, उनके सामने अगर कांटा पड़ा होता था तो कांटा भी झुक जाता था, कांटा भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। कहानी सांकेतिक है, पर इसका अर्थ समझिएगा कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी इकाई जो है ही नुकीली, जो है ही धारदार, जो है ही ऐसी किसी का भी खून निकाल दे, वो तक उत्सुक नहीं रह जाती थी महावीर को चोट पहुंचाने में। जब आप शांत हो गए तो पूरा जगत ही अब आपको चोट पहुंचाने में कतई उत्सुक नहीं रह जाता। चोट उसी को पहुंचाने में किसी की भी उत्सुकता होती है जो हिंसा से भरा हुआ हो। आप हिंसा से गए नहीं कि दुनिया भी कहती है कि इसको क्या मारे, उसके सामने तो झुकने का मन करता है, उसे तो प्यार करने का मन करता है, कांटा भी झुक जाता था। इसी तरीके से कहते थे अन्य संतों के बारे में कि जब वो चलते थे तो उनके इर्द गिर्द बहुत दूर तक के जो हिंसक पशु भी होते थे और जो जहरीले नाग वगैरह भी होते थे, वो हिंसा छोड़ देते थे, कम से कम उनकी मौजूदगी में छोड़ देते थे। तो जब तुम शांत होते जाते हो तो तुम्हारे मन का माहौल बदलता है, और मन का माहौल बदलते ही बाहर का माहौल भी बदलने लग जाता है। तुम्हारी शांत आंखों को देख करके सामने वाले की इच्छा ही गिर जाती है तुम्हें चोट पहुंचाने की, और फिर भी बलात् तुम्हें चोट मारे और तुम्हारे भीतर भावना नहीं है पलटवार करने की, तो उसकी भी जो पूरी क्रोध की ऊर्जा होती है, हिंसा का आक्रोश होता है, वो थमने लगता है, वो शांत पड़ने लगता है, शिथिल हो जाता है। आप समझ रहे हो? आप ऐसे हो जाते हो कि आपकी मौजूदगी ही चारों तरफ शांति की तरंगे फैला देती है। कि आपको देखा नहीं कि कोई बहुत जो गुस्से में था वो भी ठंडा पड़ गया, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो दिखे नहीं कि जो शांत आदमी भी था उसके भीतर का क्रोध लपलपा के बाहर आ गया। अभी तुम्हें देखना है कि तुम कैसे हुए जाते हो। याद रखना, तुम जितना शांत होते जाओगे तुम सामने वाले को भी उतना शांत करते जाओगे, और किसी को भी शांत करने का इसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं है। तुम ये सोचो कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो और दुनिया में शांति ले आ दो, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया में शांति सिर्फ एक तरीके से आ सकती है, वो तरीका तुम हो। तुम जितने मौन होते जाओगे, जितना तुम्हारे भीतर का शोर कम होता जाएगा, तुम पाओगे उतना ही बाहर के शोर को अब तुम कम कर पा रहे हो बिना प्रयत्न किए। क्योंकि शोर तो गूंज की तरह होता है, उसे दीवार चाहिए। शोर कहीं से निकला, फिर उसे दीवार चाहिए जो पलट करके उस शोर को वापस ला दे। अगर खुले आकाश हो गए हो तुम तो शोर फिर खो जाता है। तुम बंद कमरे में आवाज़ें करो, वहाँ शोर होता है। तुम खुले मैदान में आवाज़ें करो, तुम पाते हो शोर कम होता है। बात आ रही है ना समझ में? जितनी तुम में शांति आती है उतनी ही तुम में सामने वाले के प्रति करुणा आती है, क्योंकि तुमने देख लिया होता है शांत होकर के कि जब हिंसक थे तो कितना भुगत रहे थे। तो अब कोई अगर तुम्हारे सामने हिंसा में खड़ा है तो तुम्हें उस पर दया सी आती है। तुम कहते हो तू मुझे आंख दिखा रहा है, तू मुझे
डराने की कोशिश कर रहा है, पर भाई मैं जानता हूँ इस वक्त तेरे भीतर कैसी लपट लगी हुई है। भाई मैं जानता हूँ इस वक्त तू कितने दुख में है, क्योंकि तेरे ये जो हिंसा है सबसे पहले तो तुझे जला रही है। अब आप उस पर गुस्सा कैसे करोगे जो खुद जल रहा है, जो खुद कष्ट पा रहा है, जो खुद आंखें लाल करके खड़ा है, खुद जिसका बदन थर थर काँप रहा है, जिसका अपने पे कोई भरोसा नहीं है, जिसका अपने पर कोई काबू नहीं है, वो बेचारा तो दया का पात्र है, उस पर गुस्सा कैसे कर सकते हो? तो अब वो तुम्हें कटु वचन बोलेगा भी तो तुम उस पर वार नहीं करना चाहोगे। हो सकता है तुम्हें मार इत्यादि भी दे, तुम यही कहोगे बेचारा है। और ऐसा नहीं कि ये बात तुम अहंकारवश कहोगे, ये बात तुम सद्भावनावश कहोगे। तुम वास्तव में जानोगे कि ये आदमी तो मजबूर है। जो खुद मजबूर है उसको ये कैसे कहते हैं कि बड़ा ऊंचा है, बड़ा मगरूर है। वो तो बीमार है, पागल है। ये उसकी विक्षिप्तता है कि वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। पागल पर कोई गुस्सा करता है? पागल की तो मदद की जाती है। एक बार दिख जाए कि सामने वाला मजबूर है, चाह कर भी ना अपना क्रोध रोक पाता है, ना अपनी वृत्तियां रोक पाता है, ना अपनी भावनाएं रोक पाता है, तो फिर उस पर गुस्सा नहीं करते। फिर उसको मलहम लगाते हैं, फिर उसे शीतल करते हैं, क्योंकि वो बीमार है। बीमार पे गुस्सा क्या करना, पागल पे गुस्सा क्या करना। पागल पे अगर तुम गुस्सा करने लगे तो तुम और बड़े पागल। अभी जैसे जैसे सर आपने बताया कि जो रिएक्शन हम करते हैं उसी से उनको बढ़ावा मिलता है, जो भी वो और ऊपर करते हैं। तो जैसे क्लास में मेरे क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो बुली करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मोटू मोटा बोल के जो भी, तो जितना रिएक्शन कम दो उतना उनका मुंह बंद होता है। तो ये रिलेट हो रहा था। और कम रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया का गुलाम बन के न रह जाना, ये कोई नीति नहीं हो सकती, ये कोई सोची समझी चाल नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया से मुक्ति तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम वास्तव में साफ मन के हो जाओ। नहीं तो तुम 2 बार 4 बार अपने आवेग को रोकोगे, 5वीं बार तो फट पड़ोगे। कितनी बार रोकोगे अपने आप को प्रतिक्रिया देने से? तो ये ऐसा नहीं, तुम नहीं कर सकते कि ये तुम एक नीति की तरह है, ये तुम एक चाल की तरह है अपनाओ कि मुझे तो पलट के जवाब नहीं देना है। तुम पाओगे कि 5वीं बार फट ही जाते, 4 बार का जो दमन था वो और विस्फोट के साथ उभरेगा। प्रतिक्रिया से मुक्ति तो तभी मिलती है जब भीतर से इतने स्वस्थ हो जाओ, इतने परिपूर्ण हो जाओ कि आहत हो ही ना पाओ। मुझे चोट ही नहीं लगी। मुझे जब चोट ही नहीं लगी तो मैं बदला किस बात का लूं? ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, भाई मुझे चोट ही नहीं लगी तो मैं माफी भी किस बात की दूं? मुझे चोट ही नहीं लगी। जब तक तुम ऐसे नहीं हो जाते जिसे अब चोट लगनी बंद हो गई है, तब तक तो तुम्हारे जीवन में ये सब खेल चलते ही रहेंगे कि किसी ने आहत कर दिया, किसी की वजह से शुद्र अनुभव करने लगे, कोई नीचा दिखा गया, ये चलता रहे। ऐसा होना पड़ेगा कि हमें अब चोट लगती ही नहीं, हमारा अब कुछ खंडित होता ही नहीं, हमारा अब कुछ छिनता ही नहीं। हम कहीं ऐसी जगह जाकर के बैठ गए हैं, हमें कुछ ऐसा बड़ा मिल गया है कि अब छोटी छोटी बातों को उलझना अच्छा लगता ही नहीं। यह सब तब महसूस होता है जब कैनपी से लौटता हूँ तब। मतलब सारी चीज़ें स्ट्रीट्स पे ही होंगी।
हाँ, बंद कमरे के भीतर रह करके तो जीवन को कुछ नहीं जान पाओगे। बंद कमरे के भीतर तो अपने बारे में बस गलतफहमियां पलती हैं। तुम कौन हो, तुम क्या हो, इसकी कसौटी तो ज़िंदगी ही है, इसकी कसौटी तो सड़क ही है। ज़िंदगी के सामने जाना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, तब पता चलता है कि हकीकत में तुम हो कौन। हम सब ये चाहते हैं कि निर्दोष रहें। तो ऐसे में वो स्थिति हम सबको सुहाती है जिसमें हमें ये एहसास हो कि हम में कोई खोट नहीं, हम में कोई दोष नहीं, क्योंकि निर्दोषता स्वभाव है ना। ऐसा माहौल जो तुम्हें ये एहसास करा दे, थोड़ी देर को सही, भ्रम रूप में ही सही, कि तुम पूरे हो, तुम बढ़िया हो, तुम पूर्ण हो, परफेक्ट हो, तुम में कोई दोष नहीं, वो तुम्हें हमेशा अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें एक धोखा हो सकता है। धोखा क्या है? पूर्ण हो और अपनी पूर्णता में खेल रहे हो, नहा रहे हो, मस्त हो, वो एक बात है। और अपूर्ण हो और पूर्णता का भ्रम पाले हुए हो, दूसरी बात है। अगर अपूर्ण हो तब तो अच्छा यही है कि तुम्हारे सामने ये उद्घाटित कर दिया जाए कि अपूर्णता है। लेकिन जो कोई भी तुम्हें ये बताए कि तुम में अभी कोई अपूर्णता है, उसका दायित्व तो ये भी है कि वो तुम्हें ये भी बताए कि अपूर्णता झूठी है। तुम्हारा स्वभाव तो परफेक्शन ही है, स्वभाव तो पूर्णता ही है। दोनों काम करने पड़ेंगे। वो भी गलत है जो तुमसे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम में कोई दोष ही नहीं, और वो भी गलत है जो तुमसे कहते हैं कि तुम में सिर्फ दोष ही दोष है। कबीर ने इसी बात को बड़े सीधे तरीके से कह दिया है। क्या? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट। हाँ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। चोट। दोनों काम एक साथ करने हैं। कौन से दो काम? अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जो कोई तुम्हें चोट ही ना मारे वो भी तुम्हारे लिए भला नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें चोट ही नहीं मार रहा तो तुम्हें लगेगा कि हम जैसे हैं बढ़िया है, फिर किसी तरीके का कोई बदलाव, कोई सुधार कभी होगा नहीं। और वो भी गड़बड़ है जो तुम्हें चोट तो मारे और अंदर से सहारा ना दे। तुम्हें तो कोई ऐसा चाहिए जिसे चोट मारना भी आता हो और चोट मारने के बाद जो सहारा देने के लिए भी मौजूद रहे। उनको अपना हितैषी मत मान लेना जो तुम्हें चोट ही नहीं मारते। तुम्हें चोट ही नहीं मारते, वो तो तुमको मजबूर किए दे रहे हैं भ्रमों में जीने के लिए। वो तो लगा लो कि तुम्हारी गलतफहमियों में मददगार हो रहे हैं। और जो तुम्हें सिर्फ चोट दे रहे हैं और सहारा देने नहीं आते, वो तो क्रूर है, वो असंवेदनशील है। उनका शायद फिर इरादा तुम्हारे सुधार का नहीं है, वो तो तुम्हें चोट दे करके मजे लेना चाहते हैं। करुणा इसमें है कि चोट मारी तो सहारा भी दिया। समझ रहे हो बात को? जो चोट ना मार रहा हो उससे कहना चोट मारिए, और जो ज्यादा चोट मारता हो उससे कहना चोट मार रहे हैं तो सहारा भी दीजिए। जब कोई ऐसा मिल जाए जो कभी तुमसे कोई कड़वी बात कहता ही ना हो तो सतर्क हो जाना। उससे कहना कि साहब सच सच बताया करिए, हम जैसे हमें आईना दिखाया करिए। और कोई ऐसा मिल जाए जो हर समय कड़वा ही बोलता रहे तो उससे कहना कड़वा बोलते हैं आप, भला करते हैं, जख्म देते हैं आप, भला करते हैं, लेकिन फिर मलहम भी लगाइए। जख्म देते हैं तो फिर आपका ही फर्ज है मलहम लगाना भी। जिस हक से चोट दी थी अब उसी हक से मलहम भी लगाओ। और यही बात अपने लिए भी याद रखना। जब भी किसी को डांटना तो बाद में उसे दुलराना भी। जब भी किसी को तोड़ना तो बाद में उसे संवारना भी। तोड़ के छोड़ दिया तो ये तो बड़ी क्रूरता कर दी।
और तोड़ा ही नहीं तो भी बड़ी क्रूरता कर दी। तोड़ना भी जरूरी है। प्रेम इसमें नहीं होता कि हम तो तोड़ेंगे ही नहीं। अगर प्रेम करते हो किसी से तो उसे तोड़ना जरूर, इसीलिए तो लड़ाई होता है। हाँ, लेकिन करुणा के साथ तोड़ के फिर जोड़ना भी। लेकिन सर इसका भी कोई पर्टिकुलर टाइम होता है क्या? जैसे अगर कोई वॉयलेंस के मूड में है, हिंसक मूड में है, और जब उधर से आ रहा है आप शांत मन में हो, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये दिक्कत चल रहा है अभी, और मन करता है कि उसी समय बोले, क्योंकि मन जो कर रहा है कि उसी समय बोले, हाँ, वो क्या इसलिए कर रहा है क्योंकि सामने वाले से बहुत प्यार है, सामने वाले की बढ़ोतरी चाहते हो, इसलिए उसको तुरंत आईना दिखा देना चाहते हो। जब कोई आ रहा है तुम्हारे सामने और तुम्हारा मन कर रहा है उसे कटु वचन बोलने का, तो क्या इसलिए कर रहा है कि उससे प्रेम है? अगर इसलिए कर रहा है तो निसंदेह जितना भी कड़वा बोलना है बोल दो। लेकिन आमतौर पे हम जब किसी को कड़वा बोलना चाह रहे होते हैं, जब मन बिल्कुल लालायित हो रहा होता है किसी पर वार करने को, तो वो इसलिए नहीं लालायित हो रहा होता है क्योंकि उसे सामने वाले की बेहतरी चाहिए। वो इसलिए लालायित हो रहा होता है क्योंकि उसे अपनी भड़ास निकालनी है, रिएक्शन निकाल। हाँ, उसे अपनी हिंसा का प्रदर्शन करना है। वो इतना भरा बैठा है कि उसे अपना गुबार निकालना है, फट पड़ना है। बहुत कम होता है, लेकिन पहला वाला भी होता है। जब पहला वाला हो तो शुभ है, फिर पीछे मत हटना। देखो, शरीर पर चाकू लुटेरा भी चलाता है और सर्जन भी। अगर सर्जन ये कह दे कि चाकू चलाना तो हिंसा है, खून निकलता है, तो तुम्हारा कभी उपचार नहीं हो पाएगा। तो जब जरूरत पड़े तो जिससे प्यार करते हो उसके ऊपर चाकू जरूर चलाना, पर सर्जन की तरह चलाना। बात समझ रहे हो? इसी बात में एक बात और समझ लो अच्छे से। हम कहते ये हैं कि जो सीखना चाहे उसको कीमत अदा करनी चाहिए, यही कहते हैं ना। लेकिन जिसे सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसे सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो तो अभी भ्रम में ही जी रहा होगा ना। हाँ। रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जो अंधेरे में जी रहा हो। हाँ। सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जो भ्रम में जी रहा हो। जो भ्रम में जी रहा होगा वो क्या कभी ये कहेगा कि मैं कीमत देने को तैयार हूं? कभी नहीं। वो तो यही कहेगा ना कि मुझे कोई कीमत नहीं देनी, मैं तो मस्त हूं। भाई भ्रम में जी रहा है तो उसे यही भ्रम है कि मैं मस्त हूं, मैं ठीक हूं, मैं जैसा हूं बढ़िया हूं। तो ये सुनने में बात ठीक लगती है कि जिसे सीखना हो वो कीमत अदा करे। वास्तव में जिसे सीखना चाहिए वो कीमत अदा करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि मुझे कोई बीमारी ही नहीं तो मैं कीमत क्या अदा करूं। वो कहता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कीमत क्या अदा करूं। तुम उसके पास जाओ, तुम उससे कहो कि मैं तुम्हें बोध दूंगा, तुम उससे कहो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, तुम कीमत अदा करो। तुम उससे कहो मैं तुम्हें बोध दूंगा, तुम कीमत अदा करो, तो क्या जवाब देगा? नहीं चाहिए। वो कहेगा बोध 2 कौड़ी की चीज़ में चाहिए ही नहीं, मैं कीमत नहीं अदा करता। या फिर बोध वो तुम्हारे पास कब से, हमें चाहिए ही नहीं, हम कीमत नहीं अदा करेंगे। तो जिसको भी तुम सिखाना चाहोगे ऐसा कम ही होगा कि वो कीमत अदा करने को तैयार हो। कीमत जानते हो हमेशा किसको अदा करनी पड़ती है? जो सिखाना चाहता है। शिष्य को नहीं कीमत अदा करनी पड़ती, गुरु को करनी पड़ती है। तो अगर वास्तव में प्यार करते हो किसी से तो तुम कीमत अदा करने को तैयार रहना, उसे सिखाने की कीमत तुम अदा करोगे। और इसमें तुम अपने पांव पीछे मत खींचना। ये मत कहना कि भाई सिखा तुझे रहा हूं, बेहतरी तेरी हो रही है, कीमत मैं क्यों अदा करूं। कीमत तुम ही अदा करोगे, क्योंकि कीमत उन्हें ही अदा करनी होती है जो जिम्मेदार होते हैं, जो जानते हैं। जो बेचारा अभी समझ ही नहीं पा रहा, वो ये भी कैसे समझेगा कि उसे कीमत अदा करनी चाहिए? वो कुछ नहीं समझेगा। तो इस चक्कर में मत पड़ जाना कि अन्याय हो रहा है, कि मैं ही सिखाऊं और मैं ही रोऊं और कीमत अदा करूं। ऐसा ही होता है। जो जानता है उसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है, जो निभा सकता है उसी पे जिम्मेदारी आती है।
सर ये जो गैप आ जाता है कि आप कुछ बता रहे हैं और कोई सुन रहा है, तो ये जो समझ का गैप आ जाता है, वो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ऐसा फील करूँ कि मैं गैप है और ऐसा कुछ है, लेकिन ये आता है कि ईमानदार रहो। तुम जितना कम ऊर्जा दे सको अपने विचारों को और भ्रमों को, उतनी कम ऊर्जा दो, बाकी सब धीरे धीरे अपने आप होगा। जिस गैप की तुम बात कर रहे हो थोड़ा बहुत हमेशा रहेगा। बस तुम जानबूझ के उसको बढ़ाना मत।